बीए सेकेंड ईयर की क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत वेलकम है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मनी इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति। इस टॉपिक को हम कई पार्ट्स में पढ़ेंगे। आज ये हमारा भाग 1 है जिसे मैंने यहाँ लिख दिया है। तो मनी इन्फ्लेशन के बारे में हम क्या पढ़ेंगे कि मनी इन्फ्लेशन क्या होती है, क्या कारण है मनी इन्फ्लेशन के या मुद्रास्फीति के क्या कारण हैं, और भी सरल शब्दों में कहें तो महंगाई के क्या कारण हैं, महंगाई को कम करने के लिए सरकार कौन कौन से प्रयत्न करती है, महंगाई के कौन कौन से प्रकार हैं और क्या कारण है कि मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले मुद्रास्फीति को समझने से पहले आपको इसके अर्थ को समझना होगा। साधारण शब्दों में ये कहा जाता है कि अगर महंगाई हो गई है, महंगाई बढ़ गई है, तो इसे कहा जाता है कि ये मुद्रास्फीति है। ये मुद्रास्फीति है। और लेकिन मुद्रास्फीति को हम केवल महंगाई बढ़ने से ही परिभाषित नहीं कर सकते हैं। या मान लीजिए बाजार में कुछ चीजों के दाम, कुछ का मतलब है बहुत ही कम, बहुत ही कम वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं, तो इसे हम मुद्रास्फीति नहीं कहेंगे। मुद्रास्फीति की दशा की एक प्रॉपर परिभाषा है जो हम इस प्रकार डिफाइन करते हैं कि नंबर 1, जब कुछ वस्तुओं के दाम बढ़ें, पहली बात। दूसरा, वस्तुओं की कीमतों में जो वृद्धि है वह लगातार हो। नंबर 3, कुछ वस्तुओं के दाम कम भी हो सकते हैं। नंबर 4, कुछ वस्तुओं के दाम या उनकी कीमत स्थिर भी रह सकती है, स्थिर भी हो सकते हैं, लेकिन औसत कीमत स्तर लगातार बढ़ रहा हो और साथ में मुद्रा का मूल्य लगातार घट रहा हो, तो ये दशा क्या कहलाती है? ये सारी दशा कहलाती है मनी इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति। दोबारा से इन सब पे गौर करें कि मुद्रास्फीति का मतलब ये नहीं है कि कोई बाजार में आलू महंगा हो गया तो मुद्रास्फीति होगी, या धनिया महंगा हो गया तो मुद्रास्फीति हो गई, या रेडीमेड कपड़े महंगे हो गए तो हम कहेंगे हाय हाय मुद्रास्फीति आ गई। दैट इज़ नॉट मनी इन्फ्लेशन। मनी इन्फ्लेशन में कई सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली जो आपका रिजल्ट है वो ये होना चाहिए। नंबर 5, औसत कीमत स्तर लगातार बढ़े। देखिए, मुद्रास्फीति जब होती है जब कुछ वस्तुओं के दाम बढ़ सकते हैं, कुछ वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि हो सकती है, कुछ वस्तुओं की कीमतें कम भी हो सकती हैं, कुछ वस्तुओं के दाम स्थिर भी रह सकते हैं, लेकिन एवरेज प्राइस लेवल बढ़ रहा हो और वो लगातार बढ़ रहा हो, तो इसे मुद्रास्फीति कहा जाएगा। अगर सोमवार से लेकर मंगलवार तक किसी वस्तु की कीमत बढ़ गई है और बुधवार को कम हो गई है तो हम ऐसे नहीं कहेंगे दैट इज मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति होने के लिए कीमत स्तर बढ़े, लेकिन कौन सा वाला? एवरेज प्राइस लेवल लगातार बढ़े, तो इसे मनी इन्फ्लेशन कहा जाता है। और मनी इन्फ्लेशन में दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो मुद्रा का मूल्य है वो लगातार घट जाता है। अब मुद्रा का मूल्य क्या होता है? मुद्रा के मूल्य का मतलब होता है, मुद्रा का मूल्य का मतलब ये होता है कि मुद्रा की क्रय शक्ति या परचेजिंग पावर क्या है। क्रय शक्ति या परचेजिंग पावर क्या है? परचेजिंग पावर या क्रय शक्ति का मतलब क्या होता है कि 1 रुपए से आप कितनी वस्तुएं खरीद सकते हैं। मान लीजिए 1 रुपए से वर्तमान में आप
5 टॉफी खरीद सकते हैं। तो ये 5 टॉफी रुपए का मूल्य है टॉफियों के रूप में, या 1 रुपए की परचेजिंग पावर 5 टॉफी है। अगर मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है तो अब 1 रुपए के जगह आप 5 टॉफी नहीं खरीद पाएंगे, केवल 3 टॉफी ही खरीद पाते हैं। तो हम कहेंगे जो रुपए है उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई है, या टॉफी के रूप में मुद्रा का मूल्य कम हो गया है। तो क्या बात समझ में आई कि जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं तो मुद्रा की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। और होता भी ऐसा ही है कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो पहले हम 1000 रुपये में जो महीने का सामान ले आते थे, महीने का सौदा ले आते थे, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। हम 1000 रुपये में महीने का सौदा नहीं ला पाएंगे अगर मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई है, या मुद्रास्फीति बढ़ गई है, या महंगाई बढ़ गई है। तो क्या समझ में आया कि मुद्रास्फीति वह दशा है जब वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़े, लेकिन कुछ वस्तुओं की कीमतें कम भी हो सकती है, कुछ वस्तुओं के दाम स्थिर भी हो सकते हैं, लेकिन एवरेज प्राइस लेवल लगातार बढ़ता रहे और मुद्रा का मूल्य लगातार घटता रहे, दैट इज मनी इन्फ्लेशन। लेकिन मनी इन्फ्लेशन के सिचुएशन में क्या होता है कि जो मुद्रा का मूल्य होता है, यानी कि जो उसकी क्रय शक्ति या परचेजिंग पावर होती है, वो लगातार कम होती जाती है। तो ये है मुद्रास्फीति। अब मुद्रास्फीति को क्या है कि साल दर साल ज्ञात किया जाता है। अब कैसे ज्ञात करते हैं? आपने क्या सुना है मुद्रास्फीति के बारे में? मुद्रास्फीति की जो गणना है वो बिंदुवार की जाती है। बिंदुवार का मतलब ये होता है मुद्रास्फीति की जो गणना है वह बिंदुवार की जाती है। बिंदुवार की जाती है। अब बिंदुवार का क्या मतलब है? अगर मान लीजिए साल दर साल कर रहे हैं तो ऐसे कहेंगे 1 जनवरी 2019 से लेकर 1 जनवरी 2020 तक मुद्रास्फीति इस गैप में या इस वर्ष अंतराल में 5% बढ़ गई है। तो 5% बढ़ने का मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु 1 जनवरी 2019 को 100 रुपए की आती थी तो अब वह कितने की आएगी? 105 रुपए की आएगी। तो यह गणना बिंदुवार हो सकती है, ये साप्ताहिक भी हो सकती है, ये मासिक भी हो सकती है। देश पे डिपेंड करता है कि वो गणना किस हिसाब से कर रहा है। लेकिन फिर भी एक साधारण सा एक फॉर्मूला है जो मुद्रास्फीति की गणना के काम में आता है। देखिए, मुद्रास्फीति की जो गणना है उसके लिए हम निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। बहुत ही सिंपल सा सूत्र है। कोई वर्ष है जिसका नाम हमने x लिख लिया है, तो x वर्ष में मुद्रास्फीति की दर क्या है इसे ज्ञात करने के लिए, x वर्ष में मुद्रास्फीति की दर क्या है इसे ज्ञात करने के लिए उस वर्ष का मूल्य स्तर में से घटाया जाएगा, ये माइनस का निशान है, इसमें से घटाया जाएगा x-1, यानी कि जो पिछले वर्ष का मूल्य स्तर उसको घटा दिया जाएगा, फिर इसमें भाग लगा दिया जाएगा पिछले वर्ष के मूल्य स्तर का, फिर गुणा कर दिया जाएगा 100 का। और सरल रूप में आपको प्रस्तुत करती हूं। अगर 2020 वर्ष के मनी इन्फ्लेशन रेट को ज्ञात करना है तो 2020 वर्ष के प्राइस लेवल में से घटा दिया जाएगा 2019 का प्राइस लेवल, और इसमें भाग दे दिया जाएगा 2019 के प्राइस लेवल का और गुणा कर दिया जाएगा 100 का। इस प्रकार मुद्रास्फीति की दर को ज्ञात कर लिया जाता है। अब हम आपको ये बताएंगे कि मुद्रास्फीति कितने प्रकार की होती है। देखिए, अब यहाँ पर हम आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताएंगे। मुद्रास्फीति के विभिन्न प्रकार, मुद्रास्फीति के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताएंगे। तो तीव्रता के आधार पर और कारणों के आधार पर हम मुद्रास्फीति के प्रकारों की गणना करने जा रहे हैं, उनका हम विवेचना करने जा रहे हैं। तीव्रता का मतलब है कि कितने प्रतिशत है मुद्रास्फीति, क्या यह 10% है, क्या ये 200% है, क्या ये 1000% है।
यहाँ पर मुद्रास्फीति के हमने प्रकार लिए हैं, एक तो है तीव्रता के आधार पर, एक है कारणों के आधार पर। अभी मैंने आपको बताया तीव्रता के आधार पर का मतलब ये है कि जो मुद्रास्फीति है वो कितनी तेज है, क्या वो साधारण है, क्या वो तेज रफ्तार वाली है, या वो अत्यधिक तेज रफ्तार वाली है। इज इट मॉडरेट इन्फ्लेशन, इज इट गैलोपिंग इन्फ्लेशन, इज इट हाइपर इन्फ्लेशन। इसके अलावा जो कारण कि मुद्रास्फीति का कारण क्या है, महंगाई क्यों बढ़ी है, कीमतें क्यों बढ़ी हैं, मांग पक्ष के कारण बढ़ी है, पूर्ति पक्ष के कारण बढ़ी है, या अर्थव्यवस्था की जो आधारभूत संरचना है, जो ढांचा है वो ही ऐसा है कि जिसके कारण कीमतें बढ़ रही हैं। तो यहाँ हम बारी बारी से इन 6 प्रकारों का वर्णन करेंगे। ये 6 प्रकार बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आप सब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम लेते हैं साधारण रफ्तार वाली मुद्रास्फीति। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न आर्थिक चर है वो किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। देखिए होता क्या है, पहले भी इसके बारे में मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ कि एक अर्थव्यवस्था का जो चक्का है, जो चक्र है, वो किस प्रकार चलता है। सबसे पहले हम लेते हैं उत्पादन। जब भी अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन के कारण क्या उत्पन्न होता है, रोजगार उत्पन्न होता है, लोगों को काम मिलता है। रोजगार के कारण लोगों को आय मिलती है। जब लोगों को आय मिलती है तो वो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। वे बचत भी कर सकते हैं, बचत को वो बैंक में जमा कर सकते हैं, वो खुद भी विभिन्न प्रकार के निवेश कर सकते हैं। किस प्रकार के निवेश कर सकते हैं, वो जमीन खरीद सकते हैं, वो बहुमूल्य धातुएं खरीद सकते हैं, इस प्रकार वो निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा वो उस आय का उपभोग भी कर सकते हैं। क्या समझ में आया? जब एक इकोनॉमी में प्रोडक्शन का कार्य होता है तो उससे रोजगार उत्पन्न होता है, रोजगार उत्पन्न होता है तो लोगों को इनकम मिलती है, इनकम मिलती है तो उस इनकम के कई प्रयोग हो सकते हैं। व्यक्ति बचत कर सकता है, बचत का मतलब बैंक में भी पैसा दे सकता है और किसी को उधार भी दे सकता है। उधार देगा तो भी ब्याज मिलेगा, बैंक में देगा तो भी ब्याज मिलेगा। इकोनॉमी में माना ये जाता है कि कोई भी अपने रुपए को निष्क्रिय रूप से नहीं रखता है। ठीक है, तो अब आय का प्रयोग बचत में भी हो सकता है, जिसका आगे प्रयोग होता है इन 2 ऑप्शंस में। उसके बाद जो इनकम है उसका प्रयोग हो सकता है निवेश करने के लिए। निवेश का मतलब है कि व्यक्ति खुद भी कोई अचल परिसंपत्ति, जमीन वगैरह, भवन वगैरह में पैसा लगाने का मतलब ये होता है कि अचल परिसंपत्ति में पैसा लगाना। अचल परिसंपत्तियां खरीद सकता है और उसके अलावा बहुमूल्य धातुएं भी खरीद सकता है। इसके अलावा वो अपने पैसे का प्रयोग कैसे कर सकता है, उपभोग भी कर सकता है। इसका मतलब आय से ये बहुत सारे ऑप्शन है जिनका प्रयोग वो कर सकता है। फिर जब आय का प्रयोग बैंक में पैसा जमा करा दिया जाता है या उधार दे दिया जाता है तो इससे क्या होता है कि ये जो पैसा है ये निवेश करने के काम आता है प्रोडक्शन के लिए। तो इससे क्या होता है, इससे निवेश बढ़ता है और निवेश बढ़ने के कारण वापस वही प्रोडक्शन बढ़ता है। ये एक अर्थव्यवस्था में इस तरीके का साइकिल चलता है। अब हम बात करते हैं तीव्रता के आधार पर जो मुद्रास्फीति होती है उसका क्या मतलब होता है। क्या साधारण मुद्रास्फीति में एक इकोनॉमी की स्थिति होती है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन है तो क्या इकोनॉमी की स्थिति होती है, और अगर हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन इमर्ज हो गई है तो इकोनॉमी में क्या होगा, क्या इकोनॉमी में भूचाल आ जाएगा। इस तरीके से हम इन बातों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं मॉडरेट, क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। मॉडरेट, साधारण, रेंगती हुई मुद्रास्फीति यानी कि धीरे धीरे कीमतों का बढ़ना, बहुत ही माइन्यूट लेवल पे कीमतों का बढ़ना एक अर्थव्यवस्था के लिए किस तरीके का काम करता है, टॉनिक का काम या दवाई का काम करता है। क्यों? क्योंकि जो बहुत ही धीरे धीरे इकोनॉमी में प्राइस लेवल बढ़ता है, हम इसको यहाँ थोड़ा सा बीच में ले लेते हैं क्योंकि इसी के थ्रू हम इसको समझाएंगे। जब एक इकोनॉमी में धीरे धीरे प्राइस लेवल बढ़ता है तो वो इकोनॉमी में एक टॉनिक का कार्य करता है। टॉनिक मतलब दवाई, वो इकोनॉमी को बूस्ट करता है, उसे धक्का देता है, उसे कहता है कि आप इकोनॉमी चल पड़िए। कैसे? जब धीरे धीरे कीमतों में वृद्धि होती है तो उससे होता क्या है कि जो उत्पादक होता है उससे प्रोत्साहन मिलता है। जो उत्पादक है उसे प्रोत्साहन मिलता है। क्यों? क्योंकि उसे ये पता होता है कि जिस वस्तुओं का निर्माण वह कर रहा है उससे क्या है कि लोग
उससे कीमतें बढ़ रही हैं, तो उसकी कीमतें बढ़ने के कारण बहुत धीरे धीरे उत्पादक वर्ग को तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए एक तेल की बोतल है 1 रुपए की, आज 100 रुपए की आ रही है और कल 102 रुपए की आ रही है, तो आई थिंक 102 रुपए या 2 रुपए एक्स्ट्रा देने में कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उत्पादक चूंकि बहुत बड़े लेवल पे ऑयल की जो बॉटल्स है उनका निर्माण करता है, तो उसके लिए क्या होगा, लाभ का सौदा होगा। तो जो उत्पादक वर्ग होता है वो उत्पादन बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि एक बॉटल पे उसे 2 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो 100 बॉटल पे उसे 200 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ेगा मॉडरेट मनी इन्फ्लेशन की वजह से। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो उपभोग बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा, आपकी दर से और ज़्यादा निवेश बढ़ेगा, बहुमूल्य धातुओं में पैसा खर्च किया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब मॉडरेट इकोनॉमी की स्थिति होती है तो अर्थव्यवस्था बड़े ही अच्छे ढंग से साधारण तरीके से चलती है। लोग अपने पैसे को अलग अलग जगह खर्च कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। उनको पता होता है कि जो प्राइस है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, इसलिए वो अपने पैसे को अलग अलग जगह आराम से खर्च कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं होती इकोनॉमी में। दिक्कत कहाँ से शुरू होती है? तेज रफ्तार वाली अर्थव्यवस्था से। क्यों होती है? क्योंकि जब मॉडरेट आपकी जो मनी इन्फ्लेशन चलता है तो लोगों को रुपए या जो भी मुद्रा है कंट्री की, उसमें क्या होता है, विश्वास होता है। उन्हें ये पता होता है कि मेरे पास आज 1000 रुपए हैं तो ये कल भी 1000 रुपए की जो वैल्यू है वो 1000 रुपए ही रहेगी। इसलिए वो जल्दी से इसको खर्च नहीं करेंगे। जल्दी से खर्च करने का मतलब है कि उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं होगी कि कोई अचल परिसंपत्ति में ही सारा पैसा डाल दिया जाए और क्या कोई सोना खरीद लिया जाए, कोई हीरा खरीद लिया जाए। वो धीरे धीरे अपनी मुद्रा को खर्च करते हैं, मुद्रा में विश्वास बना रहता है और इधर धीरे धीरे प्राइस लेवल बढ़ने के कारण प्रोडक्शन और रोजगार भी बढ़ता रहता है। समस्या कहाँ उत्पन्न होती है? तेज रफ्तार वाली आपकी मनी इन्फ्लेशन में। एक प्रॉब्लम और, साधारण मॉडरेट जो मनी इन्फ्लेशन होती है वो दहाई के अंकों से नीचे होती है, यानी 8.9 हो गई, 5.2 हो गई, 2.3 हो गई। ये 2 अंकों में नहीं पहुंचती है। 10 2 अंकों में है तो ये दहाई के अंकों में नहीं पहुंचती है। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? प्रॉब्लम शुरू होती है तेज रफ्तार वाली मुद्रा स्फीति से। इसे हम बोलते हैं, तेज रफ्तार वाली को बोलते हैं दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। दौड़ती हुई मुद्रास्फीति क्या होती है? ये प्राय 2 अंकों में होती है। 2 अंकों का मतलब है 22%, 44% या 32%, इकाई दहाई। ये 2 अंकों में होती है। तो 2 अंकों में होने के कारण क्या होता है, क्या होगा कि लोगों को थोड़ा सा रुपए की वैल्यू में विश्वास नहीं रहता है। एक व्यक्ति को ये पता होता है कि बहुत ही तेजी से कीमतें बढ़ रही हैं। कीमतें वस्तुओं की भी बढ़ सकती है, जमीनों की भी बढ़ सकती है, सोने की भी बढ़ सकती है। तो फिर लोगों का जो विश्वास है वो मुद्रा से कम हो जाता है। मुद्रा से लोगों का विश्वास कम हो जाता है। वो चाहते हैं का विश्वास कम हो जाता है। लोग ये चाहते हैं कि अपनी मुद्रा को खर्च कर दिया जाए, इसको अपने पास न रखा जाए। जैसे गोल्ड के दाम अगर लगातार बढ़ रहे हैं और किसी व्यक्ति के पास 2 लाख रुपए है तो इन 2 लाख रुपयों से वह आज की रेट में ही गोल्ड खरीदना चाहेगा, क्योंकि उसे पता है कि कल गोल्ड के दाम और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आज 2 लाख से वो ज़्यादा गोल्ड खरीद पाएगा क्वांटिटी में, बल्कि कल वो क्वांटिटी उतनी नहीं खरीद पाएगा जितनी वो आज खरीद पा रहा है। तो क्या समझ में आया कि दौड़ती हुई मुद्रास्फीति में से स्फीति की दशा में लोगों का जो विश्वास है वो कम हो जाता है, किसमें? मुद्रा में। फिर लोगों का विश्वास जब मुद्रा में कम हो जाता है तो लोग बैंकों में पैसा देना बंद कर देते हैं, लोग किसी को उधार देना बंद कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो ब्याज की दरें हैं वो क्या हो जाती हैं? ऋणात्मक हो जाती हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, सोमवार का दिन और एक मंगलवार का दिन, ठीक है। सोमवार से मंगलवार के बीच में मुद्रास्फीति मान लीजिए 5% बढ़ गई है। एक उदाहरण दे रही हूँ मैं आपको। जो आपकी मनी इन्फ्लेशन है वो 5% इंक्रीज हो गई है। ए ने बी को उधार दिए थे 100 रुपए और कहा था
कि मंगलवार को मैं लौटा दूंगा, ठीक है। तो जो बी है वो मंगलवार को कितना लौटाएगा, मान लीजिए इंटरेस्ट रेट है 5%, मंगलवार को वो उसको 105 रुपए लौटा देगा। लेकिन इस बीच में इन्फ्लेशन भी 5% बढ़ गई है, तो इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा 5 रुपए मिले हैं ए को, उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं। तो इसका मतलब जब कीमत स्तर बहुत तेजी से बढ़ते हैं तो किसी को उधार देना कोई फायदे का सौदा नहीं होता। हालांकि ब्याज दर के रूप में मुद्रा तो ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाएगी, लेकिन मुद्रास्फीति बढ़ने के कारण उस ज़्यादा क्वांटिटी वाली मनी की वैल्यू कम भी हो सकती है। इसलिए मनी इन्फ्लेशन की स्थिति में ब्याज मुद्रा जो उधार नहीं दी जाती, ब्याज की दरें गिरती जाती और ये लास्ट में अल्टीमेटली ऋणात्मक हो जाती है। लोग क्या करते हैं, लोग अपने पैसों को जल्दी जल्दी खर्च करने लगते हैं, लोग अब माल इकट्ठा करने लगते हैं। माल का मतलब वो माल खाद्य वस्तुएं भी हो सकती हैं, ठीक है, वो माल जमीन आपके बहुमूल्य धातुएं भी हो सकती हैं, वो माल आपकी ज़मीन के जो बड़े बड़े लैंड है वो भी हो सकते हैं। तो लोग जल्दी जल्दी पैसा खर्च करने लगते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन उनके पास ये होता है कि अपना पैसा विदेशों में भेजने लगते हैं, क्योंकि विदेशों में वो कई प्रकार से निवेश करके ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। क्योंकि घर में तो निवेश करने का कोई मतलब भी नहीं रह गया, क्योंकि निवेश करने के बाद जो आपको वापस में जो पैसा मिलेगा उसकी कोई वैल्यू रहेगी ही नहीं। तो इस प्रकार तेज रफ्तार वाली अर्थव्यवस्था में तेज रफ्तार वाली मुद्रास्फीति की दशा में लोगों का विश्वास मुद्रा से धीरे धीरे कम होने लगता है। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ मनी इन्फ्लेशन, दैट इज हाइपर इन्फ्लेशन। व्हाट इज हाइपर इन्फ्लेशन? जब इन्फ्लेशन का रेट पहुंच जाए 4 अंकों में। हैव यू हर्ड अबाउट 4 अंक की जो आपकी इन्फ्लेशन के बारे में आपने कभी सुना ही नहीं होगा। तो ये क्या होता है, जब मुद्रास्फीति 1000%, 4000% पहुंच जाती है तो ये है हाइपर इन्फ्लेशन। यहाँ पर अर्थव्यवस्था की दुर्गति होना शुरू हो जाती है। लोग टोकरियों, कहा यह जाता है, इसके लिए कहावत है कि लोग टोकरियों में पैसा भर के ले जाते हैं, लेकिन कीमत स्तर इतना ज़्यादा होता है कि लोग जेबों में सामान लेके आते हैं। फिर क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन की दशा में पूरी अर्थव्यवस्था नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। बड़े बड़े अंकों के नोट छपने लगते हैं, जैसे 1 लाख का नोट, 2 लाख का नोट। क्यों? क्योंकि 1 रुपए के नोट की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती है, क्योंकि कीमतें इतनी ज़्यादा है कि 1 रुपया का जो नोट है वो कोई काम का होगा ही नहीं। तो हाइपर इन्फ्लेशन की दशा बहुत ही खतरनाक होती है। ये विश्व के कई देशों में पाई गई है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूँ, 1990 में अर्जेंटीना में मुद्रास्फीति की दर है वो कितनी रही, 2314%। यानी कि जो 1 रुपये की, जो 100 रुपये की वस्तु आती थी वो अब आने लगी 2314 रुपये की। इस प्रकार ही पोलैंड में भी ये 1000% बढ़ गई थी 1989-90 में, क्योंकि समाजवाद की तरफ अर्थव्यवस्था गई थी तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। तो मेरा कहना ये है कि साधारण अर्थव्यवस्था कोई ध्यान नहीं देता, तेज रफ्तार वाली में लोग अपना पैसा खर्च करने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि उनको मुद्रा से विश्वास कम हो जाता है। एंड अत्यधिक तेज रफ्तार वाली अर्थव्यवस्था ये बहुत ही भयानक अर्थव्यवस्था होती है। मनी इन्फ्लेशन बहुत ही 4 अंकों में बढ़ने लगता है, बड़े बड़े नोट छपने लगते हैं, अर्थव्यवस्था नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। इस प्रकार ये 3 टाइप हैं जो तीव्रता के आधार पे हैं कि मनी इन्फ्लेशन, साधारण मुद्रास्फीति, तेज रफ्तार वाली मुद्रास्फीति और अत्यधिक तेज रफ्तार वाली मुद्रास्फीति हो सकती है। अब जो है हम पढ़ेंगे कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम थ्रू ग्राफ आपको आपके मांगजन्य एंड पूर्तिजन्य एंड ढांचागत मुद्रास्फीति को समझाएंगे। तो इसको हम पढ़ेंगे भाग 2 में। यह जो मुद्रास्फीति का जो चैप्टर है ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसके आई थिंक 3 या 4 भाग बनने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। ओके, थैंक यू।